नमस्कार दोस्तों। आज हम रीट मेंस के अंदर जो सामाजिक विज्ञान विषय है एसएसटी, उसका जो एक टॉपिक है मुगल साम्राज्य, वो मुगल साम्राज्य शुरू करने जा रहे हैं। इस मुगल साम्राज्य में जितने भी परीक्षा से उपयोगी फैक्ट हैं उसकी तैयारी मैं आपको अपने इन वीडियो के द्वारा करवाऊंगा। तो आज हम मुगल साम्राज्य के अंदर जो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपको श्योर करता हूं कि ये जो फैक्ट आपको मैं पढ़ा रहा हूं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का जो अपना चैप्टर है मुगल साम्राज्य। तो देखिए, मुगल साम्राज्य जो है, इस मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है या मुगल वंश का जो संस्थापक था भारत में, वो बाबर था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में की। और आप जानते हो कि वो इस्टेब्लिश जो मुगल वंश को उसने किया था वो महाराणा सांगा के साथ में जो उसका युद्ध था खानवा का, उसके बाद में पूरी तरह से बाबर भारत के अंदर इस्टेब्लिश हो गया था। तो बाबर की बात करें तो बाबर उत्तरवर्ती मुगल शासक एवं तुर्क सुन्नी मुसलमान था। बाबर की बात करें या जो मुगल शासकों की बात करें, ये उत्तरवर्ती तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही एक पद की स्थापना की, उसे कहते हैं पद पातशाही। पद पातशाही का मतलब होता है कि उसके बाद उसने जब शासन किया दिल्ली में, उसके बाद से जितने भी शासक हुए सबने अपने नाम के आगे बादशाह लगाना शुरू किया, तो जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। तो मुगल साम्राज्य में हमने पढ़ा कि मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। बाबर और उसके बाद के जितने मुगल शासक हैं वो सुन्नी और तुर्क मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासकों को बादशाह कहा जाता था। शासकों को क्या कहते थे? शासकों को बादशाह कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं बाबर। तो बाबर ने शासन किया 1526 से 1530 तक। बाबर का शासनकाल यदि पूछ ले तो 1526 से 1530 तक था। बाबर का जो जन्म है, बाबर का जन्म फरवरी में 1583 ईस्वी में हुआ। फरवरी 1483 के अंदर बाबर का जन्म हुआ है। उसके पिता का नाम यदि पूछता है तो इसके जो पिता थे वो थे उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो कहाँ थे, ये परगना लिखा है, फरगना है, ये फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे ये। तो फरगना के शासक थे इसके पिताजी। तो बाबर को जो फरगना की गद्दी मिली वो 8 जून 1494 को मिली। 8 जून 1494 को बाबर को फरगना की गद्दी मिल गई और वो वहाँ शासक बन गया। तो जन्म पूछे यदि आपको, तो बाबर का जो जन्म है वो फरवरी 1483 में हो रहा है। पिता है उमर शेख मिर्जा हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी मुगल बादशाह ने भारत पे शासन किया वो सब मिर्जा थे। और इन्होंने अपने नाम के आगे तो मिर्जा लगाना बंद कर दिया, लेकिन इनके जो भी वफादार हुआ करते थे, जैसे जयपुर के शासक इनके सबसे ज़्यादा वफादार थे, तो उनके नाम के आगे इन्होंने मिर्जा लगाया। जैसे मिर्जा राजा जयसिंह, तो मिर्जा की उपाधि उन्होंने इनको दी। तो फरवरी 1483 को जन्म होता है। पिता थे उमर शेख मिर्जा, कहाँ के थे? फरगना के। और फरगना की गद्दी बाबर को कब मिलती है? 8 जून 1494 को मिलती है। आगे देखिए, बाबर ने 1507 ईस्वी में
बादशाह की उपाधि धारण कर ली, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी, क्योंकि इनसे पहले तैमूर शासन था दिल्ली की गद्दी पे। तो बादशाह की उपाधि सबसे पहले धारण करने वाला कौन था? तो आपको पूछे बादशाह की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? तो वो शासक होगा बाबर। और कब धारण की? 1507 ईस्वी में। बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे। पहला पुत्र था हुमायूं, दूसरा था कामरान, तीसरा पुत्र था अस्करी और चौथा पुत्र था हिंदाल। और बाबर ने जब हुमायूं को गद्दी संभलाई थी तो उसने कहा था कि अपने चारों भाइयों में साम्राज्य का बराबर बंटवारा करे, क्योंकि बाबर के जो पिताजी थे उन्होंने भी बाबर के जो भाई थे उनमें साम्राज्य का बंटवारा किया था। तो ये जो साम्राज्य के बंटवारे की जो रीत थी ये यहीं से शुरू थी, लेकिन बाद के कुछ शासकों ने इसको फॉलो नहीं किया, जिनमें औरंगजेब प्रमुख था। तो आपको पूछे बाबर के 4 पुत्र कौन कौन से थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। तो आपको मैं यहीं बता दूं कि हुमायूं को तो बाबर ने अपना उत्तराधिकारी बना लिया था, और जिसके बाद में जो कामरान था ना, इस कामरान को मिला था काबुल दिया था हुमायूं ने, काबुल की गद्दी कामरान को दी थी। और कंधार जो था वो भी कामरान को मिला। इसके बाद में जो अस्करी था, मिर्जा अस्करी, इसको संभल मिला। इसको कहाँ की गद्दी मिली? संभल की। इसको संभल मिला था। इसके बाद में जो हिंदाल है, हिंदाल को अलवर और जो मेवाड़ है इसको मिला अलवर और मेवाड़, इसकी जागीरें मिली। अलवर और मेवाड़ जो था, मेवाड़ की जागीरें किसको मिली हैं? हिंदाल को मिली हैं। तो यदि आपको पूछ ले तो आप बताएंगे हुमायूं को दिल्ली का शासन बनाया गया। कामरान जो था, इस कामरान को क्या मिला? काबुल और कंधार मिला। मिर्जा अस्करी को संभल मिला और मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दी। साथ ही साथ ये जो हुमायूं था, इसने अपना चचेरा भाई था एक सुलेमान मिर्जा, उस सुलेमान मिर्जा को इसने बदख्खा प्रदेश दिया था, क्योंकि जो हुमायूं था ना, ये जब गद्दी पे बैठा उससे पहले इसके पास में ये बदख्खा प्रदेश था, तो बदख्खा उसने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दे दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हुमायूं, ये जो बाबर है, बाबर ने पहला युद्ध जो यहाँ लड़ा, ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। और ये कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, और बाबर ने इसको विजय कर लिया। बाबर इसमें विजयी हुआ। बाबर ने ये युद्ध जीत लिया, क्योंकि बाबर ने सबसे पहले तुगलकनुमा पद्धति और तोपखाने का प्रयोग किया था, और इसके 2 प्रसिद्ध निशानेबाज भी थे इसके साथ में, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। तो इनकी सहायता से इसने इब्राहिम लोदी को हराया, और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया था। इसके बाद जो प्रमुख शक्ति थी उस समय भारत में, वो था मेवाड़। तो मेवाड़ के महाराणा सांगा थे। तो बाबर मेवाड़ के जो महाराणा सांगा है उनसे युद्ध करने आता है। युद्ध होता है खानवा, जो भरतपुर में है, यहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है। युद्ध होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी को। इसमें भी बाबर ने वही ऊपर जो आपको बताए तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का यूज किया इसने, और इसमें महाराणा जो सांगा थे वो हार गए और बाबर की विजय हुई। बाबर ने अपनी जो पुस्तक है बाबरनामा, उसमें ये लिखता है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए महाराणा सांगा ने मुझे इनवाइट किया था भारत में, लेकिन जब मैं पानीपत में इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध कर रहा था तो सांगा ने इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं की। तो ये बात सत्य नहीं मालूम होती है। क्यों? क्योंकि महाराणा सांगा पहले ही इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुका था, तो उसे इब्राहिम लोदी को हराने में कोई समस्या नहीं थी। तो यह जो बात है, ये जो इतिहासकार हैं वो नेगलेक्ट करते हैं, इसको नहीं मानते हैं। तो हमें देखना है पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ 21 अप्रैल 1526 को हुआ। किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के
जीता कौन? बाबर इसमें जीत गया था। खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को हुआ। किसके बीच में हुआ? महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। इसमें भी किसकी विजय हुई? तो बाबर की हुई। नेक्स्ट देखते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है, ये चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ में हुआ बाबर का। मेदिनी राय जो था उसको सांगा ने शरण दी थी, और खानवा के युद्ध में मेदिनी राय भी सांगा के पक्ष में युद्ध लड़ा था। तो बाबर ने मेदिनी राय पे फिर दूसरा आक्रमण किया, और 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय पे आक्रमण करके मेदिनी राय को हरा देता है, और इसमें जो जीत होती है वो बाबर की होती है। तो बाबर ने मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में पराजित किया, और वो सन थी 1528, 29 जनवरी 1528 को। इसके बाद में अफगानों के साथ में बाबर का युद्ध और होता है, जो कहलाता है घाघरा का युद्ध। ये युद्ध हुआ 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को हुआ। इसमें भी किसकी विजय हुई? बाबर की हुई। बाबर ने विजय हासिल की इस युद्ध में। तो आपको देखो, पहला जो युद्ध था पानीपत का युद्ध था। तो पानीपत का जो युद्ध है उसमें इब्राहिम लोदी को हरा रहा है बाबर। इसके बाद में खानवा का युद्ध हो रहा है। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को इसने हराया। इसके बाद में चंदेरी के युद्ध में इसने मेदिनी राय को पराजित किया, और घाघरा के युद्ध में इसने अफगानों को पराजित किया। तो इस प्रकार बाबर ने भारत पे कितने युद्ध आक्रमण किए? 5 आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण जो था वो पहला आक्रमण इसने यूसुफजाई एक जाति थी, और यूसुफजाई जाति के विरुद्ध इसने किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया पहला अभियान पूछ लें यदि आपको, तो पहला अभियान 1519 ईस्वी में किया गया है, और ये किसके खिलाफ किया गया है? यूसुफजाई जाति है एक। तो यूसुफजाई जाति के विरुद्ध इसने पहला अभियान किया है, और इसमें बाबर ने एक तो बाजोर और एक है भेरा, इन दो को अपने अधीन कर लिया। एक तो बाजोर और भेरा, इन 2 स्थानों को अपने अधिकार में किया। किसके खिलाफ युद्ध करके? यूसुफजाई जाति यहाँ पे रहती थी। तो यूसुफजाई जाति को हराया और बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में लिया। तो पूछे बाबर ने भारत पे कितने आक्रमण किए? 5 किए। पहला जो अभियान था वो कब था? 1519 में था। किसके खिलाफ था? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। तो देखिए, अभी मैं बता रहा था पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। इसके अंदर उसके 2 निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया, और इसमें बाबर की क्या हुई? जीत हुई। बाबर इसमें दिन रहा, तो बाबर की विजय हुई थी साहब इस युद्ध में। तो ये आपको याद रखना है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में विजेता कौन था? बाबर था। और 2 निशानेबाज यदि पूछे बाबर के कौन थे? उस्ताद अली था और एक मुस्तफ़ा था। ये जरूर याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बाबर ने किस प्रकार की युद्ध नीति का उपयोग किया था, और तुगलमा युद्ध नीति थी और तोपखाने का यूज किया था। अब देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हराया था बाबर ने? इब्राहिम लोदी को हराया था साहब। किसको हरा दिया साहब? इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। तो मध्यकाल का पहला शासक था ये इब्राहिम लोदी, जो युद्ध स्थल में ही मारा गया था। राजा या तो युद्ध से पलायन कर जाते थे या फिर शरणागति मान लिया करते थे जिसके साथ में युद्ध हो रही होती है, लेकिन इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। साथ ही साथ इब्राहिम लोदी का एक मित्र था ग्वालियर का राजा विक्रमजीत, भी युद्ध स्थल में ही मारा गया था। तो इब्राहिम लोदी मारा गया
इब्राहिम लोदी की सहायता पानीपत के प्रथम युद्ध में कर रहा था ग्वालियर का एक राजा जिसका नाम था विक्रमजीत। तो विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया था। तो जो हुमायूं था, उस हुमायूं को जो कोहिनूर हीरा मिला था, हुमायूं को जो कोहिनूर हीरा मिला है, ये कोहिनूर जो हीरा मिला था ये भी विक्रमजीत का जो परिवार था इसी से उसने प्राप्त किया था। दिवंगत राजा जो विक्रमजीत है, इसके परिवार से ही हुमायूं ने कौन सा हीरा प्राप्त किया था? कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रहना चाहिए। तो मेन फैक्ट की बात करें तो इब्राहिम लोदी को पराजित जब किया था बाबर ने, तो इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और साथ में ही राजा विक्रमजीत भी, जो कहाँ का था? ग्वालियर का राजा था। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो खानवा का युद्ध की बात करते हैं। खानवा के युद्ध में किसके खिलाफ लड़ रहा था बाबर? सांगा के विरुद्ध लड़ रहा था। महाराणा सांगा, जिन्हें महाराणा संग्राम सिंह भी कहते हैं, तो इनके विरुद्ध लड़ रहा था। तो इनके विरुद्ध लड़ रहा था, तो जो बाबर था, ये बाबर जो था, इसने क्या कर रखा था? मुसलमान जो थे उनके, मुसलमान जो व्यापारी थे उनके ऊपर एक कर लगा रखा था। तो जो सैनिक थे, मुस्लिम सैनिक इसके साथ में थे, उन्होंने कहा कि जब आप खुद के ही मुसलमान व्यापारियों पे कर लगा रखा है आपने, तो हम आपके साथ में युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने खुद के स्वार्थ के लिए युद्ध जीतते हैं। तो इसमें बाबर जिहाद का नारा देता है। वो कहता है कि अगर जिसको युद्ध नहीं लड़ना है वो नहीं लड़े। मैं तो इस युद्ध को इसने मुस्लिम हिंदुओं का युद्ध करार दिया कि मैं मुस्लिमों को इस्टेब्लिश करूंगा भारत में और उसके बाद में गाजी की उपाधि धारण कर लूंगा। तो सैनिकों ने कहा कि आप शराब का सेवन करते हैं, तो शराब का सेवन करता है तो तू कैसे गाजी की उपाधि धारण कर सकता है? तो उसने कहा कि आज के बाद में मैं शराब भी नहीं पीऊँगा। जबकि ये जो बात थी, उसने बाद में शराब वगैरह खूब पिया करता था बाबर। तो उसने जिहाद का नारा दिया और जिहाद का नारा देते ही जो मुस्लिम सैनिक थे युद्ध में कूद पड़े थे, तैयार हो गए थे। तो ये याद रखने वाली बात है कि खानवा के युद्ध थे, उसमें बाबर ने सैनिकों को तैयार करने के लिए कौन सा नारा दिया? जिहाद का, कि जिहाद कर रहा हूँ मैं इस युद्ध में और आपको शामिल होना है युद्ध में। तो जिहाद में आप शामिल हुए और खुद को गाजी की उपाधि धारण कर ली थी इस युद्ध में जीतने के बाद में, कि मैं गाजी हो गया हूँ आज से। तो इधर सांगा और बाबर का युद्ध होता है। सांगा क्या करते हैं? सांगा जो युद्ध में पहले ही आ जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, जबकि नियम ये होता है कि सेनापति युद्ध करते हैं और राजा पीछे से ही निर्देश देता रहता है। लेकिन यहाँ सांगा ने जल्दीबाजी करते हुए युद्ध के मैदान में पहले कूच किया। तो बाबर ने अपनी पूरी ताकत सांगा के ऊपर झोंक दी कि यदि ये पकड़ा गया या ये मारा गया तो सैनिक अपने आप ही क्या कर देंगे? अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे और युद्ध जीत लिया जाएगा। तो सांगा के ऊपर पूरे सेना जो थी उसका पूरा फोकस सांगा के ऊपर कर दिया बाबर ने। तो यहाँ हाथी के ऊपर राणा सांगा बैठा था। तो यहाँ पे वो घायल हो जाता है और घायल होकर बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाने के बाद में सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया जाता है और जब उसको होश आता है तब तक युद्ध का परिणाम बदल चुका था और सांगा जो थे उस युद्ध को हार चुके थे। तो उसके बाद में भी जो राणा सांगा थे वो क्या करते हैं? वो अपनी हार स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि युद्ध में दोबारा लड़ूंगा। दोबारा कैसे? कि मेदिनी राय के ऊपर अटैक करने जो जा रहा था चंदेरी के युद्ध में बाबर, तो ये कहता है कि मेदिनी राय की मैं हेल्प करूंगा, उसने मेरी हेल्प की है। तो ये घायल अवस्था में ही वहाँ से गुजरते हैं। तो इनके जो साथ के जो लोग थे, जो सामंत थे, वो ही सांगा को जहर देते थे और 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से महाराणा सांगा की मृत्यु होती है 30 जनवरी 1528 को। अब देखिए, बाबर ने बंगाल के शासक एक नुसरत शाह था, तो इस नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक संधि की और इस संधि में उसने कहा कि आप अफगान जो हैं उन अफगान विद्रोहियों को आप शरण नहीं देंगे तो मैं आपके ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा।
तो एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए कि मैं आपके ऊपर युद्ध, आपके ऊपर आक्रमण करके आपके राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाऊंगा यदि आप अफगान विद्रोहियों को शरण नहीं देने का वचन दे। तो नुसरत शाह अफगान विद्रोहियों को शरण नहीं देने का वचन देता है। इस प्रकार से एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करते हुए एक संधि करते हैं। संधि कब करी उन्होंने? 6 मई 1529 को ये संधि कर ली साहब। और कहाँ का शासक था ये नुसरत शाह? बंगाल का शासक था साहब। तो बंगाल का शासक नुसरत शाह के साथ ये संधि कर लेता है। आगे देखिए, तो कितने साल का जीवन जिया इसने? बाबर ने 48 वर्ष, 48 साल का जीवन जिया बाबर ने। कितना? 48 साल। तो 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि शराब बहुत अधिक पिया करता था, तो पुस्तकालय जो था इसका, लाइब्रेरी थी, उसकी सीढ़ियों से फिसल कर ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 में आगरा में हुई। कहाँ हुई? आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। पहले बाबर का जो शव था उसको आगरा का ही एक बाग है आराम बाग, इस आराम बाग के अंदर दफनाया गया। लेकिन बाद में जो बाबर की इच्छा थी कि उसका जो शव है वो काबुल के अंदर दफनाया जाए, तो काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। तो लगभग 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। पहले शव को कहाँ दफनाया गया? आगरा में ही। कौन सा बाग है? आराम बाग में दफनाया गया। इसके बाद में कहाँ दफनाया गया? काबुल में, उसका एक चुना हुआ स्थान था, उस स्थान पे दफना दिया था। कहा होगा उसने पहले, भाई मर जाऊं तो काबुल में ले जाना और उस स्थान पे मेरे को दफना देना, तो साहब उसको दफना दिया गया। नेक्स्ट देखो, बाबर ने एक आत्मकथा लिखी थी अपनी साहब, आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम था बाबरनामा। तो बाबरनामा किस क्या है? बाबर की आत्मकथा है। प्रश्न आ जाता है, निम्न में से बाबर की आत्मकथा कौन सी है, या निम्न में से बाबर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो कौन सा लिखा है साहब? बाबरनामा लिखा है। तो बाबर की जो मातृभाषा है वो तुर्की थी। कौन सी थी? तुर्की। तो बाबरनामा भी कौन सी भाषा में लिखा गया होगा? तुर्की भाषा में लिखा गया होगा। फिर साहब इस बाबरनामा का अनुवाद भी हुआ है साहब। क्या हुआ है? अनुवाद हुआ है। अनुवाद कौन, किसने कर दिया? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। किसने किया है? अब्दुल रहीम खान खाना, ये है साहब अब्दुल रहीम खान खाना। इसने क्या किया है? अनुवाद किया है। किसका अनुवाद किया है साहब? बाबरनामा का अनुवाद किया है। कौन सी भाषा में किया है पूछ ले तो फारसी भाषा में किया है उसने। ये तुर्की में थी, उसने फारसी भाषा में लिख दिया। वैसे जो बाबर है वो फारसी भाषा भी अच्छी प्रकार से जानता था, अरबी और फारसी का भी अच्छा जानकार था। तो आत्मकथा बाबरनामा है, तुर्की भाषा में लिखी थी उसने। अब इसमें लिखा क्या है उसने? इसमें प्रमुख रूप से तो उसने जो उद्यान बनाए जाते हैं उन उद्यानों का वर्णन किया है। बाग जो है ना, बागों की योजनाओं के बारे में बताया, अपनी रुचि को बताया है कि बाग जो होते हैं दीवारों से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों के द्वारा 4 आयताकार भागों में बटे हुए होते थे, जिसको 4 बाग शैली कहते हैं। तो 4 बाग शैली का वर्णन तो इसी की किताब में मिलता है सबसे पहले। लेकिन यदि प्रश्न आ जाए कि 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत कब हुई, तो ये अकबर के समय हुई थी साहब। 4 बाग जो बनाने की परंपरा है ये किसके समय? अकबर के समय हुई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बाबर को मुबैयान एक पद्य शैली है, पद्य शैली में रचनाएं करते हैं। तो मुबैयान है ये। कौन सी? मुबैयान। ये मुंबईयान नहीं है, मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। बाबर जो था, बाबर के समय एक प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी थे जिनका नाम था ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार। तो इनका अनुयायी था बाबर, इनको खूब मानता था। एक सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा उबैदुल्लाह। तो याद रखना है, प्रश्न आ जाए कि बाबर किसका अनुयायी था,
तो बाबर किसका अनुयायी था? सूफी संत था एक, ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? तो बाबर ने अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को बनाया था। हुमायूं ही बाबर का उत्तराधिकारी था। तो आज के इस वीडियो में हमने बाबर को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है। प्रश्न आएंगे तो यहीं से आएंगे, और ज़्यादा आपको यदि पीएचडी करनी है तो फिर आप कि कोई सी भी हिस्ट्री की बुक ले सकते हैं और बाबर को पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर ये जो मुग़ल साम्राज्य है वो ही आपको 2-3 महीने में पूरा होगा। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस पूरा हो नहीं पाएगा। इसलिए जो मेन फैक्ट थे वो आज तक की परीक्षाओं में जो पूछ लिए गए हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। इनके अलावा कोई अन्य जो प्रश्न है वो इसमें नहीं आएगा। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि यदि आपको आगे भी इसी प्रकार से मैं स्टडी करवाऊं, मुग़ल साम्राज्य पूरा आपको पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे को अवगत कराएं कि मुग़ल साम्राज्य हमें इसी प्रकार से पढ़ना है, तो आपको मैं पूरा करवा दूंगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।